हेलो वीवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपका एलटीआर हिंदी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है आपका, जब भरत राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तब चारों ओर क्या होता है? फूल बरसता है, प्रेम उमड़ता है, अहंकार का विनाश होता है, देवताओं से आशीर्वाद मिलता है। और नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसमें जो है आपसे पूछा गया, भरत जब राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तब चारों तरफ क्या होता है? इसका सही ऑप्शन बी होगा, प्रेम उमड़ता है। भरत महिमा से ये लिया गया है। राम लक्ष्मण सीता जो है ये अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए चित्रकूट चले जाते हैं। भरत जो है अपने भाई शत्रुघ्न के साथ आ रहे हैं राम को मनाकर वापस ले जाने के लिए। ठीक है, तो उसी का वर्णन में, उसी भरत महिमा में इस चीज का चर्चा आपको मिलेगा कि जब भरत राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तो चारों ओर जो है प्रेम उमड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, सीता समेत दोनों भाई कौन से नदी के तट पर निवास कर रहे थे? यमुना, गंगा, पयोस्विनी, मंदाकिनी। मंदाकिनी जो है इसके बारे में दिया गया है कि मंदाकिनी नदी के बारे में वर्णन है कि वहां पर भरत का स्नान का वर्णन है। ठीक है, मंदाकिनी नदी। लेकिन क्वेश्चन है आपका कि सीता समेत दोनों भाई कौन से नदी के तट पर निवास कर रहे थे? तो ये हो जाएगा पयोस्विनी। राम, लक्ष्मण और सीता जो है पयोस्विनी नदी के तट पर निवास कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, भरत महिमा में एक राज्य की कल्पना की गई है, उसके अनुसार पवित्र देश कौन सा है? काल्पनिक राज्य है जिसका पवित्र देश कौन सा आपसे पूछा गया है। अयोध्या, सुहावना वन, राम की कुटिया, विवेक। 3 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन जो है सुहावना वन। पवित्र देश माना गया है सुहावना वन को। जो काल्पनिक राज्य है उसमें पवित्र देश माना गया है सुहावना वन को। वहीं पर विवेक जो है राजा है, वैराग्य मंत्री है, याद रखिएगा। राम का मर्म को जानने वाला कौन है? भरत, केवट, लक्ष्मण, सीता। राम का मर्म को जानने वाला केवट है। केवट प्रसंग से लिया गया है। केवट प्रसंग जो है तुलसीदास इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उद्धव ब्रज क्यों गए थे? गोपियों से मिलने, कृष्ण से मिलने, अपनी जिज्ञासा शांत करने, अपने निर्गुण ज्ञान का उपदेश देने। 5 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है डी ऑप्शन सही होगा। उद्धव अपने निर्गुण ज्ञान का उपदेश देने के लिए ब्रज आए। माया कितने गुण फांसी का फंदा लिए रहती है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। कबीरदास लिखे हैं माया के बारे में। मतलब कबीरदास जो माया के बारे में बोले हैं और उनके जो शिष्य जो लिखे हैं उसमें अगर देखिएगा तो माया जो है तिगुना फांसी का फंदा लिए रहती है। 6 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, अष्टावक्र सुबह कहाँ जाकर बैठ जाता है? मंदिर में, पेड़ के नीचे, कुएं की जगत पर, माँ के पास। अष्टावक्र विष्णु प्रभाकर ने लिखा है अष्टावक्र, और अष्टावक्र जो है सुबह जाकर कुएं की जगत पर बैठ जाता है। 7 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, माँ के चीख उठने पर रजिया के साथ क्या हुआ? वो भाग गई, हंसने लगी, छिटक कर सहम गई, रोने लगी। 8 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, ये रजिया से लिया गया है और रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है रजिया। यहाँ पर माँ के चीख उठने पर रजिया के साथ क्या हुआ? तो माँ के चीखने पर रजिया पर जो परिवर्तन आया वो कुछ इस तरह से है कि वो ठिठक कर सहम गई। 8 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, गौरा की आंखों का प्रमुख भाव क्या था? विस्मय, आतंक, पीड़ा, आत्मीय विश्वास। 9 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, गौरा की आंखों का प्रमुख भाव जो है आत्मीय विश्वास था। विस्मय देखने को मिलता है हिरण की आंखों में, लेकिन गाय की आंखों में आत्मीय विश्वास रहता है। 9 का डी ऑप्शन सही है। महादेवी वर्मा ने लिखा है गौरा। क्वेश्चन नंबर 10, कालिदास के अनुसार कुमार संभव की पृष्ठभूमि क्या है? उज्जैनी का राजमहल, काशी नगरी, हिमालय, कश्मीर का दरबार।
कालिदास के अनुसार कुमार संभव की पृष्ठभूमि जो है हिमालय है। 10 का सी ऑप्शन सही है। आषाढ़ का एक दिन नाटक से लिया गया है। मोहन राकेश ने लिखा है आषाढ़ का एक दिन नाटक। ये नाटक में 3 अंक है, याद रखिएगा। सिंदूर की होली में भी 3 अंक है। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। तो याद होगा हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या जो है 11 है। 11 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा व्यंजन अघोष है? ब, द, क, ग। ये 4 में से कौन सा एक अघोष है? यहां पर ब, ग और द, ये 3 जो है सघोष है। तो सी ऑप्शन जो है ये होगा अघोष। आपका सही ऑप्शन जो है सी। पूछा गया है कौन सा अघोष व्यंजन है? क जो है अघोष व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा पंचम वर्ग का अक्षर है? पंचम वर्ग का अक्षर आपको पता है पंचमा अक्षर। 5 व्यंजन वर्ग का अंतिम अक्षर जो है वो पंचमा अक्षर है। यहाँ पर अंतिम अक्षर जो है डी है, इसलिए पंचम वर्ग का अक्षर पंचमा अक्षर में जाएगा म। क्वेश्चन नंबर 14, गृह कार्य किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययीभाव। गृह कार्य जो है 14 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन होगा सी, तत्पुरुष समास। कारक का भेद जो है जिस समास में आएगा उसको तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा गया है। गृह कार्य का आप समास विग्रह करिए, देखिएगा आपको इसमें कारक का भेद आ जाएगा। गृह कार्य का समास विग्रह करके कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव। राजपुरुष यानी कि राजा का पुरुष, तो यहां पर कहा आया है? कहा आया मतलब संबंध तत्पुरुष। 15 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, चतुर्वेदी में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। चतुर्वेदी संख्यावाचक जब होता है प्रथम पद तो वो द्विगु के अंतर्गत जाएगा। यहां पर भी संख्यावाचक है प्रथम पद, तो इसलिए 16 का ए ऑप्शन सही है। चतुर्वेदी जो है द्विगु समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17, राम जोड़ ईश्वर में कौन सा संधि है? गुण, वृद्धि, यण, दीर्घ संधि। राम जोड़ ईश्वर दिया है, यानी कि राम जो है इसमें अ लगा हुआ है और ईश्वर दीर्घ ई। तो पता होगा आप लोगों को अ और आ का मेल रस्वई दीर्घई में से किसी के भी साथ जब होता है तो वो बनता है ए, और ये ए जो है गुण संधि का उदाहरण है। यहाँ पर राम जोड़ ईश्वर होता है रामेश्वर, और रामेश्वर जो है गुण संधि के अंतर्गत जाएगा। 17 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रति जोड़ एक का संधि रूप क्या होगा? प्रति, एक, प्रत्येक, प्रतीक, प्रतीक। सही ऑप्शन जो है प्रत्येक होगा, बी ऑप्शन सही है। प्रति जोड़ एक होता है प्रत्येक। प्रत्येक किस समास के इसके संधि के अंतर्गत जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, गज जोड़ इंद्र का संधि रूप क्या है? गजेंद्र, गजिंद्र, गज इंद्र, गजेंद्र। गज जोड़ इंद्र जो है गजेंद्र होगा। ठीक है, गज जोड़ इंद्र गजेंद्र होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अधि किसका उदाहरण है? उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, समास। अधि जो है किसका उदाहरण है? ये उपसर्ग के अंतर्गत जाएगा, प्रत्यय के अंतर्गत जाएगा, अव्यय या समास के अंतर्गत जाएगा। अव्यय और समास तो नहीं होगा। उपसर्ग और प्रत्यय में से आप लोगों को याद होगा जो शब्द के आगे लगे वो उपसर्ग होता है और जो शब्द के बाद में लगे वो प्रत्यय। तो शब्द के आगे में ये लगेगा अधि, इसको उपसर्ग के अंतर्गत रखा जाएगा। 20 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, आसमान सिर पर उठाना। ये जो मुहावरा है इसका अर्थ बताना है। बहुत शोर मचाना, आसमान देखना, यात्रा करना, गुस्सा होना। तो आसमान सिर पर उठाना जो है इसका सही अर्थ होगा बहुत शोर मचाना। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दासी, भैंस, पूज्य।
भैंस जो है स्त्रीलिंग है, दासी जो है स्त्रीलिंग है। भैंस का भैंसा होता है, याद रखिएगा। भैंस और भैंसा, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑप्शन में भैंस दिया है, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, याद रखिएगा। भैंस स्त्रीलिंग शब्द है, दासी भी स्त्रीलिंग है, भैंस भी स्त्रीलिंग है। आंसर होगा सी ऑप्शन, पूज्य जो है पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 23, एक वचन और बहुवचन में समान रहने वाले शब्द। मकान, मेज, ईंट, कमरा। इसमें देखिए एक वचन और बहुवचन में समान रहने वाला शब्द कौन सा है? कमरा, ईंट, मेज, ये तीनों का वचन बदल सकता है, लेकिन मकान का वचन नहीं बदलेगा, इसलिए ए ऑप्शन सही है। मकान एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहने वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 24, भेड़ शब्द का लिंग बताइए, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भेड़ जो है स्त्रीलिंग शब्द है, 24 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। ये उदाहरण है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। यहाँ पर किंतु लगा हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका जो है सही ऑप्शन सी है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य में उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। सरल वाक्य जो सरल रूप में जो वाक्य आ जाए वो आपका सरल वाक्य होगा, उसमें देखिएगा किंतु, परंतु, और, कि, ये सब कुछ नहीं लगा होगा। कि से पहचानिए कि वो मिश्र वाक्य है, किंतु परंतु से पहचानिए वो संयुक्त वाक्य है। 25 का सी ऑप्शन सही है। यही तक था सारा क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछिए। कमेंट करके जरूर बताइए 25 में से आपका कितना स्कोर सही है, कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। पढ़िए, खूब पढ़िए, क्योंकि बहुत कम टाइम है और इसी कम टाइम को अगर आप लोग सही से यूज करते हैं तो आपको दोबारा इस सिलेबस को लेकर बैठना नहीं पड़ेगा।